Focus. Ideate. Innovate. Enable. एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्र में आप सबका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं एक बेहद खास शहर में जो जाना जाता है अपने इतिहास के लिए। जी हां, हम आ चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, और लखनऊ के आज तमाम दर्शकों का हम सीएनबीसी आवाज पर स्वागत करते हैं। और आज के शो में हमने एक खास थीम चुनी है, और वो थीम भी इसलिए कि बाजार बड़े मजबूत स्थिति में है, अच्छी खासी तेजी इस साल हुई है, और अब लोग ये सोचें कि पैसा लगाएं तो कहां लगाएं। बढ़े हुए शेयरों को खरीदने में मुश्किल होती है, तो क्या कुछ ऐसे शेयर हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके चलते आप सस्ते शेयर चुन पाएं और पैसा लगाएं तेजी के मार्केट में भी, और उसके बावजूद पैसा बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो? जी हां, बिल्कुल है। और यह शेयर चुनने की कला, इसे हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आज इसी थीम पर हम बातचीत करेंगे, और आज एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल हम लेकर आए हैं आपके लिए मुंबई से। और हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण ठुकराल साहब, सुनील शाह और संदीप वागले साहब। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक्सिस डायरेक्ट के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब को। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सिस डायरेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। और एक्सिस डायरेक्ट का सफ़र हमने कुछ 5 साल पहले शुरू किया था। इन 5 सालों में हमारे साथ करीबन 11 लाख निवेशक जुड़ गए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस माध्यम से, और आप लोगों को, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग हमारे निवेशक जरूर होंगे। तो हमारा जो मेन सिद्धांत है, हम कहते हैं एक्सिस डायरेक्ट सिंपल है। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि अगर आप ट्रेड कभी भी करना चाहें और किसी भी तरीके से करना चाहें तो कर सकें। आपको डेस्कटॉप से ट्रेड करना है, आपको मोबाइल से ट्रेड करना है, आपको चलते हुए ट्रेड करना है, आपको फ़ोन करके ट्रेड करना है, तो हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास है। सिंप्लिसिटी का एक ये मतलब भी है कि हम आपको हर तरह के प्रोडक्ट दे सकें एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो इक्विटी में तो आप निवेश कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप डिबेंचर में निवेश कर सकते हैं, आप टैक्स फ्री बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप कॉर्पोरेट एफडी खरीद सकते हैं, आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो जो भी निवेश का साधन होता है, जो भी निवेश का एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर देते हैं। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट बेसिकली यू आर फाइंडिंग सम अपॉर्चुनिटीज। अगर 2 कंपेरेबल कंपनी हैं और दोनों कंपनी जो है वो 15% से ग्रो कर रही हैं, बट एक कंपनी जो है वो 10 का पीई पे कोट हो रही है, दूसरी कंपनी 20 का पीई पे, एक का प्राइस 200 है, एक का प्राइस 100 है, तो आपको वो 100 रुपए वाली कंपनी में देखना है। लेकिन उसके और भी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। आपको मैनेजमेंट देखना है, और काफ़ी चीज़ें आपको उसमें यूज़ करनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट के बारे में, कैश कितना है, उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, ये सब चीज़ें वैल्यू इन्वेस्टमेंट में यूज़ होती हैं। हम ये सब जरूर देखेंगे क्या टेक्निक से हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाए। बट मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी बताना चाहता हूं। मैं योग में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं, और मैं एक योग का सर्टिफाइड टीचर भी हूं। योग जनरली लोग सोचते हैं कि आसन है, आप आसन करिए, आप अपनी सेहत बनाइए, बट क्या योग से आप वेल्थ भी बना सकते हैं? तो योग सूत्रा में जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, बेसिकली 3 तरह के गुण होते हैं या 3 तरह की प्रवृत्ति होती है। आपने सुना होगा सात्विक, राजसिक और तामसिक। जनरली हम खाने के बारे में यूज करते हैं, ये सात्विक खाना है, ये तामसिक खाना है, बट ये एक प्रवृत्ति भी होती है और ये गुण है, और ये हर इंसान में है। हर इंसान में ये तीनों गुण हैं। कभी आपका तमस प्रधान होता है, जैसे आप रात के टाइम आप थोड़े थके होते हैं, आपको थोड़ी निद्रा आ रही होती है, थोड़ा इनर्शिया होता है, तभी आपको नींद आती है, तो वो तमस होता है। लेकिन तमस भी इतना बुरा नहीं है, आपको सोना भी बहुत जरूरी है। तो तमस भी जरूर है शरीर में। आप सुबह उठते हैं, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो रजस है।
लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है और ये आप कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप इसको समझ लें कि आप में कब तमस प्रधान है, कब रजस प्रधान है, कब सत्व प्रधान है। तो तमस अगर ज्यादा आपके ऊपर हावी है तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर इनर्शिया आ जाएगा। आपका पैसा पड़ा है, आप सोच ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। आपका कोई एक प्लॉट पड़ा है रियल एस्टेट में, आपको कुछ इनकम भी नहीं है, फिर भी आप जाके नहीं बेच रहे, ये आपका तमस है। कभी कभी आपका तमस, और आप इक्विटी मार्केट में आ भी गए, बट आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप रिसर्च नहीं कर रहे। आपके किसी दोस्त ने टिप दिया, आप ये खरीद लो, आपने खरीद लिया कोई पेनी स्टॉक, पैसा डूब गया क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी, बहुत लीवरेज वाला कंपनी खरीद लिया। तो ये तमस को थोड़ा आप समझिए कि मेरा कब तमस ज्यादा है और उसको कैसे कम करूं। चलो रजस की तरफ चलते हैं। रजस इज एक्शन। तो पॉजिटिव क्या है, आप बहुत एक्टिव हैं, आपने देखा अपॉर्चुनिटी, फटाफट जाके इन्वेस्ट किया, एकदम बेचा। तो जो ट्रेडर है उसमें रजस है और अच्छी बात है, लेकिन यहां भी थोड़ी पढ़ाई करिए। अगर आप जानते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, तो आपका रजस चलेगा। बट बहुत ज्यादा रजस भी फिर थोड़ा थोड़ा आपको देखना है कि कई बार आप बहुत जल्दी बेच देंगे। जैसा कि मैंने बोला सब में सत्व भी है, तो शायद संदीप जी का भी कुछ ऐसा पोर्टफोलियो होगा जो कोर पोर्टफोलियो होगा। तो कुछ ना कुछ कभी रजस कम करके कुछ लंबा टर्म का इन्वेस्टमेंट भी करिए। तो रजस को भी चेक में रखिए, बट समझिए आप किस वक्त रजस में है और कितना रजस आपको चाहिए। फाइनली सत्व की तरफ जाते हैं, जो हम कहते हैं कि सबसे उत्तम गुण है। इसमें हार्मोनी होती है, इसमें बैलेंस होता है। तो आप ध्यान से देखते हैं, आप वेट करते हैं, आप सही टाइम पर एंट्री करते हैं, आप सही तरह की कंपनी में जाते हैं, कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सत्व होना चाहिए ज्यादा, लेकिन बीच बीच में रजस भी चाहिए और कभी कभी तमस भी चाहिए। तो 1 या 2 मिनट के लिए कभी इस तरह का विचार करिए कि मैं किस तरह से एक्ट करूं। बिकॉज योगा का एक मेन पर्पस है माइंडफुल रहिए कि आप किस स्थिति में हैं। बट कभी कभी हमें अपने पीछे जाके भी देखना चाहिए कि ये सब तो हमारी तरफ, हमारे वेदों में, हमारे योग में ही लिखा है। धन्यवाद। आज जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इज अबाउट किस तरीके की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, या व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज जो है उसके ऊपर आप अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा स्टॉक मार्केट में तभी बनता है जब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट हो। और प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट के लिए हमें 2-3 चीज देखनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रमोटर्स कैसे है, उनकी इंटीग्रिटी कैसे है, बिजनेस क्या वो प्रोसेस से चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगा। अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है फिर भी वो प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि वो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देते रहने वाला है। क्या उनके पास एक बड़ा कस्टमर पूल है, मतलब इज इट नॉट फोकस्ड ऑन फ्यू 5-10 कस्टमर बट फ्यू लैक्स ऑफ कस्टमर्स। और जो लैक्स ऑफ कस्टमर्स है वो विलिंगली प्राइस पे कर रहे हैं, दे डू नॉट बार्गेन आउट। हम कभी भी कोई गैस लेते हैं या वी बाय एनीथिंग इनटू एन एंटरटेनमेंट पार्क, हम बार्गेन नहीं करते हैं। तो जहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स वीक है, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर कंपनीज, और वही एक बिजनेसेस है जहां पे हमें इन्वेस्ट करना है। और ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी होनी चाहिए कि 10 साल या 5 साल तक इसमें ग्रोथ ही आता रहे। सो हम ये फैक्टर्स देखें और राइट प्राइस पे, राइट वैल्यू पे इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो काफी सिंपल है। बस हमें खाली इतना देखना है कि वेदर ऑल दिस पैरामीटर्स आर मेट। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ट्रेड्स देते हैं, इंट्राडे देते हैं, वीक पोजीशन देते हैं, उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट करने में और वेल्थ क्रिएट करने में जो फर्क है उसको समझिए। आपने 100 रुपए का स्टॉक लिया, 3 दिन में 120 हो गया। एज अ ट्रेडर, एज एन एफएनओ ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा लगता है, एक्सेलेंट। लेकिन आपने 100-200 रुपए का स्टॉक लिया जो 3-4 साल में 1000-1200 हो गया, दैट इज क्रिएटिंग वेल्थ, जिसकी हम बात करेंगे। आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक सिंपल 0 to 100 ये लेवल पे लाइन होती है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जाइए, मंथली चार्ट्स में, जो कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स देते हैं। आरएसआई जब 30 और 40 के आसपास आता है, मार्केट्स टिपिकली बॉटम आउट होते हैं। 2 से 3 साल का एक ये होता है व्यू लेके अगर आप चलेंगे, साइकिल जिसको हम बोलेंगे। तो आरएसआई 30 और 40 में गया तो हमको बाय करना है? द आंसर इज नो।
जब RSI 30 या 40 जाकर जब 50 के ऊपर रहता है, तब स्टॉक में मोमेंटम आने की चांसेस या संभावना ज्यादा है। 50 और 60 में आप बाइंग करेंगे और जैसे RSI 85 की तरफ जाएगा उधर थोड़े से प्राइसेस अटक सकते हैं, तो वहां पर आपको एक प्रॉफिट बुक करना है। आज की हमारी थीम वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। अरुण ठुकराल साहब, सुनील शाह और साथ ही संदीप वागले। तो सुनील, हमने जो डिस्कशन किया पूरा कि फोकस इस बात पर करना चाहिए कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो सस्ता हो, उसके भाव से सस्ता हो। तरीका बताइए, वो रेशियोज बताइए जिससे ये हम तय कर सके कि नहीं शेयर वाकई में सस्ता है। जैसे मार्केट बढ़ते जाता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। सो सबसे जो सिंपल फॉर्मूला है जिसे इन्वेस्टर्स को बेसिकली देखना चाहिए वो है डिविडेंड यील्ड। वो सबसे लो लेवल पे रहता है कि अगर आपको एक कंपनी खरीद रहे हैं तो उसमें जो डिविडेंड मिल रहा है उसकी यील्ड, मतलब जो डिविडेंड पर शेयर बाय द मार्केट प्राइस, अगर वो 5-6% है फॉर एग्जांपल, तो वो एक सबसे लो लेवल ऑफ पैरामीटर है जहां पे आपको सेफ्टी है और आप इजीली और कंफर्टेबली वो स्टॉक खरीद सकते हैं। बिकॉज अगर आप वो पैसे सेम बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में रखें तो भी यू गेट अबाउट 7-8%। उसकी जगह पे यहाँ पे डिविडेंड ही खुद कंपनी का जो है 5-6% आ रहा है, तो सबसे लो लेवल का वो रेशियो हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है एसेट्स ऑफ द कंपनी, जहां पे हम प्राइस टू बुक वैल्यू को रेशियो देखते हैं कि बुक्स में जो एसेट्स है वो उसके लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। अगर जैसे मार्केट और बढ़ते जाता है तो हम और एक हायर लेवल पे देखते हैं, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि जो कंपनीज के एसेट है उसकी आज क्या मार्केट वैल्यू हो रही है। अब ये 3 रेशियो देखने के बाद, एसेट्स के बाद हम प्रॉफिट्स की ओर चलते हैं। वहां पे हम सबसे पहले पी रेशियो देखते हैं और जैसे मार्केट बढ़ते जाता है हम PEG देखते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ। अगेन देन एज वी गो अप एंड इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, वहां पे एंटरप्राइज वैल्यू, EBIT, एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA, ये सब कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज देखे जाते हैं। लेकिन जो फाइनल टाइम जब आता है, जब मार्केट एकदम बुल फेज में होता है, तब जिस तरह से वैल्यूएशन पैरामीटर शिफ्ट होता है वो होता है पीयर वैल्यूएशन। एकदम बेयर फेज में सबसे बेसिक में हमें डिविडेंड यील्ड देखना है, और जब मार्केट ये पीयर वैल्यूएशन देखने लगे तो हमें रिस्क अवर्स हो जाना है, हमें मार्केट्स की और थोड़ा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। ठुकराल साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं दे सकते हैं और बैलेंस शीट पढ़ने समझने की इतनी जो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जो नहीं है, तो क्या इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग, इस तरह के शेयरों में पैसा लगाना ज्यादा सही है? तो आप सही कह रहे हैं, कई बार लोगों को डिविडेंड यील्ड निकालना भी मुश्किल लगता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ 4-5 साल पहले टाटा मोटर कंपनी का डिविडेंड यील्ड था 4% या 5%, ऐसा कुछ था। और टाटा मोटर DVR एक उसका है, तो अगर मैं किसी को बोलता कि 5% पे आप ये ले लीजिए DVR, तो वो बोलते टाटा मोटर ही लेते हैं ना फिर। लेकिन टाटा मोटर का प्राइस था 160 रुपया और टाटा मोटर DVR का प्राइस था 80 रुपया। तो 80 रुपये पे 4% या 160 पे 5% या 4% अलग हुआ, तो लोग ये नहीं समझ पाते कि डिविडेंड यील्ड कैसे, तो करंट मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो इसके अलावा जो इन्होंने बोले वो तो फिर आगे की चीज है। आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे जाओ या रिप्लेसमेंट पे जाओ, तो आपकी बात से सहमत हूं। तो ऐसे इन्वेस्टर को 2 चीजें करनी चाहिए, या तो किसी एक्सपर्ट्स के पास जाए, तो ऑब्वियसली एक्सेस डायरेक्ट हम आपको ऑफर करेंगे, या फिर म्यूचुअल फंड में जाएं, वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली हम ये देखते हैं वागले साहब की वैल्यू इन्वेस्टिंग दिग्गज शेयरों में नहीं होती। कोई निफ्टी के स्टॉक्स हैं या टॉप 100 स्टॉक्स हैं तो उनकी तो वैल्यू सबको पता है, सबको बाजार में मालूम होता है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा ढूंढे जाते हैं, राइट? तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करने में रिस्क दिग्गजों के मुकाबले में ज्यादा भी है, तो ये वैल्यू ढूंढने के साथ साथ रिस्क को कैसे बैलेंस करना है? अनिल जी, जो मैंने शेयर किया था RSI, मैं उसी के ऊपर जवाब दूंगा इसका। आपको ये पकड़ के चलना है कि जब तक RSI 50 के ऊपर चल रहा है तो ही मुझे स्टॉक में रहना है, और गलती से वो 50 के नीचे चला गया तो इमोशनल ना बने, लॉस बुक करके निकल जाए।
तो कुल मिलाकर बात सिंपल है, वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी तरह का तरीका जो होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले शेयर आपको हमेशा महंगे मिलेंगे क्योंकि उनमें कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले शेयर सस्ते मिलेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू कब आएगी ये पता नहीं। तो ये दोनों अलग अलग थ्योरी है। तो ठुकराल साहब, दोनों में से बढ़िया थ्योरी कौन सी? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि जो आपको सूट करता है। अगर आप चाहते हैं आप ग्रोथ कंपनी को स्पॉट कर सकते हैं तो आप वहां जाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू अच्छी कंपनी में मिल रही है तो आप वहां जाइए। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग एसेट एलोकेशन का बात करते हैं तो विद इन इक्विटी ऑल्सो एसेट एलोकेशन होता है। तो कुछ आप वैल्यू में रखिए, कुछ आप ग्रोथ में रखिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छी कंपनीज जो हम खरीदना चाहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे देता है। तो अगर आप 500 रुपए में आपको महानगर गैस मिल रहा था और आपने नहीं लिया, आपके देखते देखते वो 650 और 650 हो जाता है, और फिर कुछ न्यूज आती है जैसा 2 दिन पहले मार्केट में आई तो आपको 50 रुपए नीचे भी मिलता है। तो ऐसी कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको बीच बीच में मौका मिलेगा तो आप इमीडिएटली जाके आप उस शेयर को ले सकते हैं। इसी के साथ हम हमारे दर्शकों के सवाल भी लेंगे। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सवालों के जवाब देंगे। ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो भागते हैं या डरते हैं शेयर मार्केट से, वो यही है कि जब वो लॉस को मैनेज नहीं कर पाते उसको इम्प्रूवमेंट या उसको एनालिसिस करने के लिए डिसाइड्स दिस कोई और आप सजेस्ट करेंगे? मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि 5 तरह की चीजें आपको रखनी है कंट्रोल में और उसको कम करना है। अगेन मैं इसको योगा से जोड़ता हूं। पहली चीज है अविद्या, मतलब आपको थोड़ा नॉलेज करनी है। लैक ऑफ नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज, उससे आपको तकलीफ है। तो आप थोड़ा पढ़िए, थोड़ा जानिए। अगर आप ज्यादा जानेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे ना। दूसरा अस्मिता, मतलब आपको ईगो छोड़ देना है अपना, कि अगर मुझे किसी की राय चाहिए तो मैं राय लूंगा। तो बुल मार्केट में क्या होता है कि सब लोग सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं, तो वो कुछ भी खरीदते हैं, किसी को पूछते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो खरीदा था वो बढ़ गया। तो वो एक दूसरी चीज है। तीसरी है रागा, जो अटैचमेंट है। आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट अगर अपने स्टॉक से हो गए हैं या अपनी एफडी से हो गए हैं या अपने मकान से हो गए हैं तो वो अटैचमेंट भी बुरी है। अगर आपका प्रॉफिट आ गया, आपका टारगेट आ गया तो आप बेच दीजिए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। चौथा जो है वो द्वेष, मतलब अवर्जन, आपको पसंद ही नहीं है स्टॉक मार्केट। लोगों ने इतना पैसा बना लिया लेकिन आप जा ही नहीं पा रहे बिकॉज आपको पसंद ही नहीं है। तो आप उसमें ऐसा मत करिए। आप देखिए क्या है, समझिए कि पिछले 36 सालों में कितनी रिटर्न आई है स्टॉक मार्केट में, सब एसेट से ज्यादा आई है। तो आप उसको थोड़ा देखिए। और फाइनली जो फियर है, जो डर है, जिसको हम अभिनिवेश एक वर्ड है संस्कृत का, ये भी योग सूत्र से ही आया है, आपके खुद के स्क्रिप्चर्स में है, ये आंसर आपके पास ही है। तो इसको पढ़िए, इसको समझिए, आप अच्छे निवेश कर पाएंगे। आरएसआई को जो है इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए क्या आप लेवल्स देंगे? पहले तो आरएसआई सिंगुलरली कभी यूज नहीं करना चाहिए। उसके साथ मैं एक स्टोकेस्टिक्स करके एक टूल है, ये यूज करता हूं। आपने और पूछा कि और कौन से टूल यूज कर सकते हैं। मैं प्राइस पैटर्न्स यूज करता हूं कैंडलस्टिक चार्ट्स में, मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, और एक एडीएक्स करके एक टूल है। शॉर्ट टर्म या इंट्राडे चार्ट्स में या मे बी डेली चार्ट्स में आरएसआई वर्क करता है क्या? चार्ट्स का यूसेज सेम होगा, टाइम फ्रेम अलग अलग होगा। आप मंथली में आरएसआई यूज करेंगे, उसके इंपैक्ट आपको 6 से 12 महीने देखने को मिलेंगे। वीकली में करेंगे तो 3 से 4 हफ्ते में मिलेंगे। आवरली में आप यूज करेंगे, वैसे के वैसे आपको 3 से 6 घंटे में उसका रिजल्ट दिखेगा। तो बिल्कुल आप आवरली में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कॉशन यहां पे डाल दूं कि जितने आप टाइम फ्रेम शॉर्टन करेंगे रिस्क बढ़ती है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, न्यूज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेफ्टी होती है। सर, जैसे अभी हम लोग वैल्यू स्टॉक की बात कर रहे थे और आप लोग भी कह रहे थे कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में ही वैल्यू स्टॉक्स है, पर सर हम लोग के लार्ज कैप के भी तो आज सारे शेयर, बहुत से शेयर ऐसे हैं जो बहुत कम रेटों पे हैं। तो क्या उसमें हम लोग को वैल्यू स्टॉक्स नहीं मिल पाएंगे या उनमें हम लोग को नहीं ध्यान देना चाहिए? इंडिया इज ए कंट्री विच इज ग्रोइंग। यहाँ इंडिविजुअली वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर अगर हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो रिटर्न्स जो जनरेट होंगे उसका टाइम पीरियड बहुत लग जाएगा। सो आइडियली वैल्यू इन्वेस्टिंग कपल्ड विद ग्रोथ इज द राइट थिंग टू डू।
मतलब लार्ज कैप्स जो है, और जैसे हमने पहले भी बताया कि लार्ज कैप्स बिकॉज देयर बेस इज ह्यूज, वहां पे ग्रोथ आना बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर इवन इन लार्ज कैप्स. बहुत सारी कंपनीज है जहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है. फॉर एग्जांपल PSU स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक कोल इंडिया, कंपनीज लाइक ONGC, वो सब एक वैल्यू लेवल पे है. लेकिन क्या उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, विच इज वेरी डिफिकल्ट. सो वैल्यू अनलॉकिंग विल टेक लॉट ऑफ टाइम इन दैट लार्ज कैप कंपनीज. बट इन मिड कैप कंपनीज जहां ग्रोथ भी आ रहा है और वैल्यू भी अवेलेबल है, तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है. इन सिंपल टर्म्स, वेयर यू कैन मेक मनी इन ए क्विकर पीरियड ऑफ टाइम. तो आपने देखा किस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने आज आपको राय दी. तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. संदीप वागले साहब, सुनील शाह साहब और अरुण ठुकराल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़कर आज इस शो में भाग लेने के लिए. और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस शो में मुझे दीजिए इजाजत. बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर. नमस्कार. Focus. Ideate. Innovate. Enable.